हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं टिंकू राठौर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस सेशन में बेटा क्लास 10th के अनसोल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये सेशन चल रहा है 2019 का अनसोल्ड पेपर सॉल्व करने का। इसके हमने 2 सेट कंप्लीटली हमने करा दिए हैं। आज सेट नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, जिसका कोड है 822 AX है, जिसका कोड 822 AX है। उसका पार्ट नंबर बेटा 1 है। ठीक है, देखिएगा, इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टीआर मैथ्स पॉइंट, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इनमें हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। आप अच्छे से जानते हैं, कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक का रूप क्या होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर किसी अज्ञात राशि का गुणांक एक विषम संख्या होती है तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते। m का गुणांक 1 है, हम नहीं बता सकते कि यह सम है या विषम है। यहाँ भी m का गुणांक 1 है, इसे भी हम नहीं बता सकते सम या विषम। लेकिन यहाँ m का गुणांक बेटा 2 है। तो अगर किसी अज्ञात राशि का गुणांक सम होता है तो हम कह सकते हैं भैया वो एक सम राशि है। इसका मतलब ये 2m एक कैसी संख्या है? तो आपका जवाब होगा कि सर 2m जो हमारे पास है वो एक कैसी संख्या? सम संख्या। तो ये वाली सम संख्या है, जबकि ये वाली बेटा क्या? विषम संख्या, सम नहीं है। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को हमें नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से दूरी बराबर है, क्योंकि इससे पहले वाले सेट में बेटा हम करा चुके हैं, सेम क्वेश्चन कराया है। देखिए, फिर भी मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। मान लीजिए एक्स अक्ष पर बिंदु P है और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, तो भुज तो कुछ ना कुछ होगा, कोटि 0 होगी। और इसमें हमारे पास एक बिंदु हमारे पास कितना दे रखा है? A, जिसके निर्देशांक 2, -5 है। और एक बिंदु हमें दे रखा है B, जिसके निर्देशांक -2, 9 है। ठीक है, तो ये वाली दूरी बेटा और ये वाली दूरी दोनों आपस में कैसी दे रखी है? बराबर। बस AP बराबर BP ले लेना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका SW रहेगा, क्योंकि ये इससे पहले वाले सेट में बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं, है ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा स्क्रीन पर। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन हमसे ये करा, चित्र में O केंद्र के वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण QPR बराबर 46 डिग्री। तो कोण QOR का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमसे कह रहा है भैया ये चित्र दिया हुआ है और एक कोण हमें दे रखा है, सीधे से शब्दों में ये वाला 46 डिग्री, और हमसे पूछा जा रहा है QOR, ये वाला कोण बेटा हमसे पूछा जा रहा है। जो कोण पूछा जा रहा है उस पर हम ऐसे डबल चाप लगा सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं ये त्रिज्या है बेटा, और त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये कितने डिग्री का होगा? आप कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। ठीक है, और ऐसे ये त्रिज्या और त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 90 डिग्री का हो जाएगा। आप जानते हैं ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ये बेटा एक क्या बन रहा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है भाई? 360 होता है। तो हम कह देंगे 46 डिग्री और प्लस का 90 डिग्री, फिर एक 90 और दे रखा है 90 डिग्री, और प्लस का कोण कौन सा? तो आप कहेंगे QOR, यानी ये वाला कोण। इन चारों का जोड़ कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 360। इन्हें जोड़िए। देखिए, 0 0 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 9 और 9 18, 4 होता है 22, 226 डिग्री, प्लस का कोण QOR बराबर में बेटा 360 डिग्री तो अपने पास चल रहा है। जब यहाँ से कोण QOR निकालेंगे तो ये 360 डिग्री, ये प्लस का इधर आके माइनस का 226 डिग्री। तो कोण QOR घटाइए, 10 इधर से 2.5 लेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 134 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन सर 3 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? तो आप कहेंगे 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, 134 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा अपना स्क्रीन पर, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके, लेकिन वहां पर क्या था मेरे बच्चे, प्लस का चिन्ह था। क्या था? प्लस का चिन्ह। और यहाँ पर हमारे पास कुछ और है, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए हमसे क्या रखा है क्वेश्चन ने, 2tan 30 डिग्री और बटे में अपने पास कितना, 1 - tan² 30 डिग्री है, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको सलाह एक दे दूं, 2tan/(1 - tan²) ये tan2a का सूत्र होता है। किसका होता है? tan2a का। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो tan2a, a की वैल्यू यहाँ 30 दे रखी है, तो tan60 इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप 10th क्लास के मेथड से करेंगे तो आप ऐसे करिए कि 2tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 होती है, लगाइए, और बटे में 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो 2 एकम 2 बटे में √3 और बटे में 1 - 1/3 हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। नीचे वाली भिन्न का एलसीएम लेंगे, बटे में 1 मान के बेटा एलसीएम, तो ये अपने पास हो जाएगा 2/√3 और नीचे वाली भिन्न का एलसीएम बेटा 3 का और 1 का एलसीएम 3 एकम 3। तिरछे गुणा करेंगे, 3 एकम 3 -1 एकम 1, और कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर तो 2/√3 है ही अपने पास, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 और बटे में 3। आपको पता है ना, जब ऊपर नीचे भिन्न होती है तो चौथे वाले की गुणा पहले से इसकी 2 से होगी और 2 की इससे हो जाएगी गुणा। करिए तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6 और बटे में 2/√3। आप जानते हैं कट जाएगा, ये जैसे ही हम काटेंगे यहाँ से तो ये अपने पास हो जाएगा 2 × 3 = कितना, 6। 2 × 3 बेटा 6 हो जाएगा, ऊपर बच गया 3 और बटे में √3। अब यहाँ दो ऑप्शन है हमारे पास, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचता है, आप जानते हैं। और दूसरा ये तरीका, अगर आप ये डायरेक्ट काटना नहीं जानते तो आप परिमेयकरण कर लीजिए। क्या करेंगे बेटा? परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे होता है? बटे में √3 है तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। √3 की 3 से गुणा करेंगे 3 √3, और √3 के √3 से गुणा करते हैं बेटा तो ये 3 आती है, और 3 से हम अगर देखें तो 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3। अब आप कहेंगे सर √3 तो इसमें कहीं विकल्प भी नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, अगर √3 नहीं विकल्प तो देखिए cos 60 का मान √3 नहीं होता, sin 60 का नहीं, tan 60 का मान √3 होता है। तो इस √3 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर tan 60 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका कौन सा विकल्प मैच कर जाएगा? आप कहेंगे थर्ड ऑप्शन सर सही हो जाएगा। इस तरीके से करना था हमें ये क्वेश्चन। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को बहुत अच्छे से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा है 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए मिनट की सुई जो होती है वो एक त्रिज्या का काम करती है, तो कुल मिला के हमारे लिए यहाँ पर बेटा इसकी त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पर हमें इसकी क्या दे रखी है? त्रिज्या। और अब कह रहा है भाई 5 मिनट में, तो पहले ये तो पता करिए कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, कितना क्षेत्र घेरेगी या कितना बड़ा त्रिज्यखंड काटेगी, है ना। तो पहले देखिए मिनट वाली सुई जो होती है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, और आपको पता है ना कि एक चक्कर में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है ना। तो आप यहाँ से ऐसे समझिए, क्योंकि एक बात जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण हम अच्छे से जानते हैं बेटा कि 60 मिनट में जो बना कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 1 मिनट में कितना होगा? इसीलिए 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण हमेशा याद रखिए, 1 मिनट का कोण निकालने के लिए भाग करते हैं, तो 360 डिग्री को 60 से भाग कर दीजिए। जब इसे काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 छंग 36 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 6 डिग्री आ गया 1 मिनट में। लेकिन हमें कितने मिनट का कोण चाहिए? हमें चाहिए बेटा
कितने मिनट का, तो आप कहेंगे 5 मिनट का, इसीलिए 5 की इसमें गुणा कर दो, 5 एकम 5, तो 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण। तो आप कहेंगे सर 5 मिनट में जो कोण बन रहा है उसी का क्षेत्रफल, तो इसे थीटा मान लीजिए। तो इस 6 डिग्री में 5 से गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30 डिग्री, मतलब 5 मिनट में जो बना कोण होगा बेटा वो 30 डिग्री का होगा। अब त्रिज्या पता है, कोण भी आ गया, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। निकालिए, यहां से निकालेंगे, चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो थीटा बटे 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री मत लगाना, क्योंकि डिग्री से डिग्री कट जाएगी, नीचे 360 पे भी डिग्री चढ़ी हुई है, ऊपर भी, तो वो कट जाएगी, तो ये पाई आर स्क्वायर। जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी हो जाएगा 6। मतलब यहाँ से पाई आर स्क्वायर की जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो ऊपर बचेगा पाई आर स्क्वायर और नीचे कितना 12, तो पाई आर स्क्वायर बटे 12। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 12, ऑप्शन सर सेकंड सही हो जाएगा। सही तरीका इस क्वेश्चन का करने का यही है। आ जाइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, प्रायिकता का है। कह रहा है एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें हैं, थैले से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकालने जाने की प्रायिकता होगी, है ना। एक नीली गेंद थी, तो पहले तो देख लो हमारे पास थैले में बेटा 3 तो हमारे पास लाल गेंदें हैं, ठीक है, और 2 हमारे पास नीली है, और टोटल मिला के कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 3 2, कुल मिला के सर 5 गेंदें हैं। कुल मिला के कितनी है, तो 5 गेंदें। लेकिन उन्होंने कहा एक नीली गेंद निकाली जाती। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कुल परिस्थितियां कितनी है टोटल, तो आप कहेंगे सर अगर मैं टोटल की बात करूं यहाँ से, तो चूंकि कुल परिस्थितियों का मतलब NS होता है, जो कि हमें टोटल दे रखी है 5, और हमसे कह रहा है चूंकि एक गेंद निकाली जाती, कह रहा है एक नीली गेंद निकाले जाने की, है ना। तो नीली गेंदें कितनी हैं, तो आप कहेंगे सर जो नीली गेंदें होती है वो अनुकूल परिस्थितियां होती है, एनी का मान। नीली गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये देख लीजिए नीली गेंदें कितनी है, आप कहेंगे 2, तो अनुकूल परिस्थितियां 2। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जो प्रायिकता का सूत्र होता है बेटा, जो कि प्रायिकता, तो आप कहेंगे सर प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है पीई बराबर NE बटे NS होता है, NE बटे NS होता है। NE की वैल्यू अपने पास 2 है, NS की वैल्यू बेटा 5 है, तो 2 बटे 5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं बढ़ूं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, स्क्रीन पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाले स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से बहुत ध्यान से समझना है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें मान निकालने वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, साधारण वैसे अगर सिद्ध करने वाला होता बेटा तो हेडिंग डाल के करते। इन्होंने एक बात कह रखी कि AO बटे OC बराबर BO बटे ODA। हमें यहाँ से कुछ दिया है, हमें क्या दे रखा है बेटा, AO बटे OC बराबर दे रखा है BO बटे OD दे रखा है। इसकी वैल्यू भी हमें 1/2 कह रहा है। AB बराबर अपने पास दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, और तब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो आप कहेंगे DC की वैल्यू। देखिए जब भी समानुपाती भुजाएं 2 दे रखी हैं और तीसरी भुजा में से एक का मान पता है और बाकी तीसरी का मान पूछा गया है दूसरे त्रिभुज की, तो हमेशा याद रखिए ऐसे स्थिति में दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जैसे ही वो नियम लगाएंगे हमारा आंसर दौड़ता हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाएंगे भाई, समरूप दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर लिख के दिखाना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज। एक तो त्रिभुज हम AOB ले लेना है,
तथा, और दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले लेंगे, तो आप कहेंगे सर दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे DOC। कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज DOC ले लेना। इसमें अगर मैं बात करूं तो हमें एक चीज तो बेटा दे ही रखी है, वो कौन सी चीज है, तो आप कहेंगे सर हमें ये दे रखा है कि AO बटे OC बराबर है BO बटे OD के। ये देखिए प्रश्न ने पहले ही से दे रखा है, दोनों की वैल्यू 1/2 बराबर है, ठीक है ना। ये बात मिली कहाँ से, तो आप कहेंगे सर ज्ञात से मिली है। ये बात हमें ज्ञात से मिल गई, पहली बात। दूसरी बात यह है, ये वाला जो कोण है बेटा इस वाले कोण के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ देखेंगे चूंकि कोण AOB बराबर है कोण COD के। कौन से नियम से, तो आपका जवाब होगा चूंकि सर शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। हम किससे काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर शीर्षाभिमुख कोण से। आपको पता है दो भुजाएं समानुपाती हो और उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। इसीलिए कह देंगे त्रिभुज AOB समरूप है किसके, त्रिभुज DOC के। कौन से त्रिभुज के, तो आप कहेंगे सर हम जानते हैं त्रिभुज DOC के। कौन से नियम से, तो आप कहेंगे साइड एंगल साइड कसौटी से, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं और उन्हीं के बीच का कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड कसौटी से। अगर ये समरूप है तो इसकी तीनों संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। कैसी होंगी बेटा, समानुपाती। तो हम कह देंगे इसीलिए सीधे से शब्दों में कि भाई AO बटे OC बराबर BO बटे OD है। OD तो है ही, है ना, ये बटे OD के तो है ही, और ये बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे सर AO ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा पहले ऊपर रखी गई है, ठीक है। तो ये AB किसके बटे होगा, तो आप कहेंगे सर ये DC के हो जाएगा, है ना। AB बटे किसके हो जाएगा, DC के। तो यहाँ रख देंगे AB बटे DC। और आपको पता है कि AO बटे OC बराबर है BO बटे OD के, और इसकी वैल्यू हमें प्रश्न ने बेटा दे रखी है। इसे आप चाहे तो समीकरण 1 मान लेना। ये हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। तो हम इसके स्थान पर बेटा 1/2 लगा देंगे बराबर AB, और AB की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 5 दे रखी है, यहाँ पर 5 लगाओ बटे DC, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है, मान लगाया कहाँ से, तो आपका जवाब होगा कि सर समीकरण 1 से लगाया। हमने कहाँ से लगा दिया, समीकरण 1 से। तिरछी गुणा करेंगे तो DC एकम DC बराबर 5, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ पर कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ कर दी, हमने गड़बड़ कर दी है, एक थोड़ी है इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब तिरछी गुणा करिए तो DC एकम हो जाएगा बेटा DC, और ये अपने पास 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे लिए इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, इस तरीके से करना था। अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है लेकिन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे अपने सिलेबस से निकल गया, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था सारे ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि जो बच्चा 70 में 70 नंबर लेके आता है वो कोई भी पॉइंट अपना वीक नहीं छोड़ता है। देखिए एक सरल सा तरीका मैं इसका बताऊंगा, आप आराम से समझ जाएंगे। हमें वैल्यू निकालनी है साइन 27 डिग्री और बटे में कॉज 63 डिग्री। देखिए आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, अगर इन कोणों का जोड़ बेटा 90 आ रहा है, 27 डिग्री और 63 डिग्री को जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लेते हैं। और साइन और कॉस दिखे तो एक को तोड़ लेते हैं। कैसे, समझिए, ये हमारे पास साइन है, हम क्या करते हैं, इस 27 की जगह 90 माइनस इसका पड़ोसी रख देते हैं। पड़ोसी मीन्स जो दूसरा कोण बचा, तो ये 90 माइनस पड़ोसी कौन है, आप कहेंगे 63 डिग्री है, तो 63 डिग्री माइनस कर दो।
आप बटे में अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर cos 63 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 90 में से 63 घटाते हैं तो 27 ही तो बचता है। बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके पढ़े हुए होंगे नहीं, क्योंकि ये सिलेबस से निकल गया। ये जो साइन दिख रहा है ना, इस साइन की जगह बेटा कॉज रख देते हैं। साइन की जगह क्या रख देते हैं, कॉज रख देते हैं। और कोण इस साइड वाला लिया जाता है, ये वाला जो न्यून कोण होता है, यानी कि 63 डिग्री बदल जाता है 90 में मान। और बटे में बेटा कॉज अपने पास 63 डिग्री है। ठीक है, अगर हम देखें तो कॉस 63 डिग्री से कॉस 63 डिग्री कट जाएगा एकम, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बेटा ये रहा स्क्रीन पर, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना, देखिए ये मेरे पास कह रहा है अर्धवृत्त के अंदर, तो पहले तो मैं एक आधा वृत्त बना लूंगा बेटा। सबसे पहले तो मैं एक आधा वृत्त बना लूंगा। ठीक है, ठीक है ना, ये आधा वृत्त है इस तरीके से। अब इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, अब ध्यान देने वाली बात है, ये सीधी सी बात है, अगर वृत्त है तो इसका केंद्र तो होगा, ये मैंने मान लिया इसका अर्धवृत्त का क्या केंद्र है। और ये बेटा पर्दे, आप जानते हैं केंद्र से पर्दे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो हमारे पास ये भी वृत्त की त्रिज्या है r। ठीक है, और ये भी वृत्त की क्या त्रिज्या। अब समझने वाली बात केवल इतनी सी है इसमें कि यहाँ पर बेटा इस वृत्त के अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज तभी बन सकता है जब वो इस तरीके से बनाया जाए। जब वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों किस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से बेटा बनाया जाए। इस तरीके से बनाया जाए और उसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है बेटा, ये इसकी लंब ऊंचाई के क्या हो, बराबर हो। इसकी लंब ऊंचाई के बराबर। ठीक है ना, लंब ऊंचाई ठीक से नहीं बनी, मैं ठीक से बना देता हूं। इसकी बेटा लंब ऊंचाई के बराबर हो, ये यहां से हटा के केंद्र को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या के बराबर, ये इसका केंद्र है। और ये भी इसकी क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी बेटा। ये भी इसकी क्या रहेगी, त्रिज्या, यानी कि r रहेगी। ये तभी, क्योंकि आपको पता ना, अगर इस वाले अर्धवृत्त में अगर मैं कोई त्रिभुज ऐसे करके बना दूं, ऐसे करके, तो बेटा इसका क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से कम होगा। तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि इस स्थिति में ही हमारे पास अर्धवृत्त के अंदर जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है और सबसे बड़ा त्रिभुज बनता है, और कोई स्थिति नहीं होती है। तो इसमें हम आराम से लगा सकते हैं। इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर इसकी अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो r दे रखी है। अंदर कह रहा है ना, अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहां से निकालेंगे अब हम, क्योंकि सबसे बड़े, यहां से हम निकालेंगे बेटा सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपको पता है ना, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार, 1/2 आधार गुणा संगत शीर्ष लंब होता है। क्या होता है, संगत शीर्ष लंब। आप संगत शीर्ष लंब बोल सकते हैं या संगत ऊंचाई बोल दें, बात एक ही है। तो इसका आधार कितना, r, और r 2r है, क्योंकि r तो ये है, r ये है, तो पूरा आधार इसका कितना हो जाएगा, 1/2 आधार, तो अपने पास 2r है। और संगत शीर्षलंब ये वाला, और ये कितना अपने पास r दे रखा है। अगर और कैलकुलेट करूं तो 2 से ये 2 तो कट जाएगा हमारे पास, तो हम r की r से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, r स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो कुछ ना कुछ तो मात्रक होगा, कुछ नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से वर्ग मात्रक या फिर वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है ना, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेट आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा टाइम पे आपको डेली एक लेक्चर मिलता है। जैसे इसको देखिएगा, कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतने इतने से चुनी गई एक संख्या 7 की गुणज आ जाएगी।
देखिए अगर मैं यहां से देखूं संख्या कुल कितनी है हमारे पास, संख्या है, तो आप कहेंगे सर कुल संख्या हमारे पास 1 2 3 4 और डॉट 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 कितना है 35 है, यानी 1 से लेकर 35 तक संख्या है। 1 से लेकर क्या है 35 तक, तो कुल संख्या यहाँ 35 है। कुल संख्याओं का मतलब एनएस का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर 35 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा 35 दे रखा है। अब हमसे कह रहा है 7 की गुणज हो, जो कि संख्या 7 की गुणज हो, यहाँ लिखेंगे चूंकि संख्या संख्या 7 की गुणज हो, 7 की गुणज हो। देखिए कोई संख्या 7 की गुणज तभी हो सकती है जब वो 7 से बेटा कटे, है ना। तो एक बात मुझे ये बताइए, आप इतने तो समझदार हैं, 1 से लेकर जब मैं 35 तक जाता हूं तो 7 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। बताइए इतनी तो कटेंगे, तो कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, यानी 7 से कटने की प्रायिकता पूछ रहा है, 7 की गुणज की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 7 से कटने वाली संख्या यहाँ पर 5 है। तो जो 5 संख्याएं हैं ना, यही तो हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां यानी कि एनी का मान कितना है, तो 3 2 5 ये है। अब प्रायिकता पूछी जा रही है, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां भी पता चल गई, अनुकूल परिस्थितियां भी, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि प्रायिकता। अगर मैं यहाँ से बेटा प्रायिकता की बात करूं, प्रायिकता तो सूत्र होता है आप सब जानते, पीई बराबर एन ई बटे एन एस, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो एन ई का मान 5 है और एन एस का मान बेटा 35 है। जब इसे हम काटेंगे ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो उत्तर अपना आ जाएगा 1/7। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप समझदार हैं कि आप अगर प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आपके सामने कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, आराम से सारे क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे देखिएगा, थोड़ा सा करा है हमसे कि भाई ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, पहले 2 नंबर में आ चुके हैं। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव, बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। देखिए आ जाइए, सबसे पहले 2 पार्ट इसके पूछे गए हैं। पहले में हमें बताना ये शांत है या कैसी है। तो सबसे पहले हमें एक संख्या दे रखी है, एक संख्या हमें कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 17/8 दे रखी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसका हर कितना है, हर, और इसका हर है बेटा 8, और 8 के कर लेंगे गुणनखंड अभाज्य साइड में रख के। तो ये 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और ये 2 दूनी बेटा 4 हो जाएगा, और ये 2 एकम कितना 2। आपको पता है ना ये 2 3 बार आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से कि 2 की घात 3। ठीक है, अगर इसमें 5 नहीं है, अगर इसमें बेटा 5 नहीं है तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0 लिख सकते हैं। आप ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपके अभाज्य हर जो है ना, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है केवल, या केवल 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो हमेशा याद रखिए जो हर होता है वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होता है। और किसी संख्या का हर अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होता है, मतलब उसका जो दशमलव प्रसार है वो एक शांत दशमलव प्रसार होगा। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं। आप कहेंगे सर 5 तो आप जबरदस्ती मिलाए, बिल्कुल जबरदस्ती मिलाए बेटा, आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं गुणनखंड, आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टेप जो मैंने लिखी है ना, ये बढ़िया स्टेप है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे करके लैंग्वेज अपनी लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के हैं, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं। 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं बेटा संख्या, इसीलिए कह सकते हैं सीधे से शब्दों में हम लोग
की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार बेटा कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर शांत होगा। ठीक है ना, पहली बात ये। अब सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछा गया अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है, करा नहीं करा, वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करो। तो दशमलव प्रसार शांत है तो निकाला जा सकता है, आ जाइए निकालते हैं बिना वास्तविक विभाजन किए, हमें भाग नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये संख्या हमें कितनी दे रखी थी, 17/8। आपको पता है ना 17/8, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, लेकिन बिना भाग किए दशमलव प्रसार में बदलने के लिए इसका एक नियम होता है, बटे में जितनी बार 2 होना चाहिए उतनी ही बार 5 होना चाहिए, या जितनी बार 5 हो उतनी बार 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 3 बार है लेकिन 5 नहीं है 3 बार, तो आप क्या करेंगे 5 की घात 3 से ऊपर गुणा कर देंगे अपनी तरफ से, 2 की घात 3 तो है ही, और 5 की घात 3 से नीचे। जब हम 17 ये ऊपर वालों की गुणा कर लेते हैं, 17 और 5 का घन होता है बेटा 55, 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, और देखिए 2 3 बार है, 5 3 बार है, तो अगर इनकी मैं गुणा करूंगा तो 1 के आगे 0 भी 3 आएंगे, क्योंकि 2 का घन 8 और 5 का घन 125, 125 और 8 की गुणा करते हैं तो 1000 आता है। यहाँ पर 125 और 17 की हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, मैं करके दिखाता हूँ साइड में। तो 125 17 17 पंजे होता है बेटा 85 के 5 हासिल 8 लगते हैं, और 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 हो जाएगा बेटा 21, तो 2125 आ जाएगा। 17 125 की गुणा आ जाएगी 2125, कितनी आ जाएगी बेटा, तो आप कहेंगे सर 2125 आ जाएगी। ठीक है, और बटे में अपने पास कितना 1 2 3, आप जानते हैं ना यहाँ 3 के बाद अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ भी 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो बटे में 1 बच गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे हटा देते हैं, तो ये उत्तर आ गया 2.125, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सही तरीका बेटा इस क्वेश्चन को करने का यही है, प्रॉपर मैं वही तरीका यहाँ पर कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको करना चाहिए तरीका। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें बेटा इस क्वेश्चन को करना था। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है बहुपद इतने से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक फंक्शन हमें दे रखा है, यानी कि हम बहुपद कहते हैं 3x² माइनस का x³ माइनस का 3x और प्लस का 5, ये प्लस प्लस 2 बार लिखा हुआ है, एक बार ही लिखना आप लोग। ठीक है, और एक ऐसे सही से लिखिए, सही से नहीं है लिखा हुआ, बड़ी घात वाले को हम पहले लिखते हैं बेटा, फिर इससे छोटी यानी कि प्लस का 3x², फिर ये माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का अपने पास 5 है। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है, एक gx दे रखा है, जिसे g ऑफ x बोलते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी में gx बोल देते हैं, आप ध्यान रखिएगा, x माइनस 1 और माइनस x², सही से लिखिए, बड़ी घात वाले को पहले यानी कि माइनस x², फिर ये प्लस का x और ये माइनस का कितना 1 है। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है एकदम, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, यहाँ प्लस 1 बार होगा बेटा, कितनी बार होगा, 1 बार प्लस होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, इनने कहा है कि भैया भाग दीजिए, तो पहले तो हमें भाग देना है, और भाग देना आपको आता ही है, कैसे देंगे, कम घात वाले से, यानी कि -x² प्लस x माइनस 1 से हमें भाग देना है, कितने को भाग देना है, बड़ी घात वाले को, -x³ प्लस का 3x² और माइनस 3x और प्लस 5। मैं उम्मीद करता हूँ भाग देना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको भाग दे दूं तो -x² की कितने से गुणा करें कि माइनस का x³ आ जाए, तो आपका जवाब होगा कि सर x से कर दीजिए। जब x की -x² से गुणा करेंगे तो -x³ आएगा, x की x से गुणा करेंगे तो प्लस का x² आ जाएगा, और x की -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x एकम x।
चिन्हों को बेटा बदला जाता है। चिन्हों को क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे सर चिन्हों को बदला जाता है, कैसे करके समझिए। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस माइनस एक्स क्यूब से प्लस का एक्स क्यूब कट जाएगा, और कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस का 3x² और माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 2x² बचेगा, माइनस 3x प्लस का x, तो ये माइनस का 2x बचेगा, प्लस का 5। देखिए एक्स स्क्वायर की कितने से गुणा करें कि प्लस 2x² आ जाए, तो आपका जवाब होगा कि सर प्लस के 2 से कर दीजिए। प्लस 2 की माइनस एक्स स्क्वायर से, एक मिनट भाई, प्लस का लाना है तो माइनस 2 से करिए ना, तभी तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x², और ये माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद करता हूँ भाग देना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। चिन्हों को बदलिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, इससे ये कट जाएगा बेटा, है ना। इससे हमारे पास ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस, ये भी एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, और यहाँ शेषफल कितना बचेगा अपने पास, आप कहेंगे 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। एफ एक्स और जी एक्स हमें पता है, जो भागफल होता है बेटा उसे हम लोग क्यू एक्स से व्यक्त करते हैं। जो भागफल होता है उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, क्यू एक्स से। तो ये हो गया भाई क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो भागफल आ गया निकल के वो अपने पास कितना आ गया, x-2 आ गया। ठीक है, और जो शेषफल है, यहाँ शेषफल होता है आर ऑफ एक्स, तो शेषफल अपने पास कितना आ गया, आर ऑफ एक्स निकल के 3 आ गया। अब कह रहा है भाई सत्यापन भी करना है हमें। जब सत्यापन करना है तो प्रॉपर हेडिंग डाल के किया करें, ऐसे करके भाई यहाँ लिखेंगे सत्यापन। क्या लिखेंगे, सत्यापन। सत्यापन कैसे करके करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो आप क्या करिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल निकालिए। यहाँ वो भाज्य के बराबर आना चाहिए, तो भाज्य बराबर भाजक, भाई भाजक भाज्य बराबर भाजक होता है, और भाजक जिससे भाग करते हैं वो भाग जिससे करते हैं वो जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ है भाजक, गुणा भागफल क्या होता है भाई, क्यू ऑफ एक्स, प्लस शेषफल, शेषफल कितना, आर ऑफ एक्स। सबकी वैल्यू लगाइए, जी ऑफ एक्स जिससे भाग करते हैं, या यहाँ से देख लीजिए, ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1, मेरे ख्याल से यही है। और गुणा भाजक यानी क्यू ऑफ एक्स हमने ये निकाला है, x-2 लगाइए यहाँ पर, और बेटा प्लस का आर ऑफ एक्स ये कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। दोनों ब्रैकेट की गुणा करिए, माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स से गुणा करेंगे माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 2 से गुणा करेंगे प्लस का 2x², और प्लस एक्स की एक्स से गुणा करेंगे बेटा प्लस का x², एक्स की माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2x, माइनस 1 की एक्स से गुणा करेंगे माइनस एक्स, और माइनस 1 की माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2, और प्लस का अपने पास 3 तो चल रहा है। करिए कैलकुलेट, माइनस का ये एक्स क्यूब है प्लस 2x² प्लस x² जोड़कर प्लस के 3x² हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस x जोड़कर माइनस के 3x, और 3 2 प्लस का हो जाएगा 5। अब बताइए क्या ये जो वैल्यू आई है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है क्या, है क्या, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल उसी की वैल्यू है, तो ये वैल्यू उसकी है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। देखिए भाज्य आ गया, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। सत्यापन का मतलब वेरिफिकेशन करना होता है, और वेरिफिकेशन हो गया तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर वेरीफाइड। क्या लिख देंगे बेटा, वेरीफाइड, यानी कि सत्यापन हो गया। सही तरीका इस क्वेश्चन को करने का बेटा यही है, ये देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, बाकी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं, जैसे होगा मैं आपको पूरा प्रॉपर वीडियो करा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, कंजूसी ना किया करें, आप अपना फीडबैक दिया करें, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, कि मैं इसी तरीके की वीडियो और लेके आऊँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।